नेशन न्यूज़ की शुरुआत करेंगे अलवर से। नीमराणा इलाके से आई तस्वीर के साथ आपको दिखाते हैं किस तरह से आज जो है बच्ची से ये मामला जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तस्वीर में इस बच्ची पर चप्पल बरसाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बाप नजर आ रहा है। ये बेरहमी के साथ इस बच्ची को मार रहा है। ये शख्स उसका पिता है। छत पर वो इस बच्ची को मारता पीटता है और बच्ची इस पिटाई से इतनी घबराती है, आहत होती है, डर जाती है कि उसे कुछ समझता नहीं और घर की छत से नीचे कूद जाती है। अब जख्मी हालत में वो अस्पताल में है तो दूसरी ओर पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। एक और तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के देवरिया की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तेज बाइक चलाने के इल्जाम में गांव वालों ने एक शख्स की बुरी तरह पिटाई की। इस दौरान किसी ने युवक की पिटाई की खबर उसके भाई को दे दी। मौके पर पहुंचे युवक के भाई पर भी भीड़ ने धावा बोल दिया। मारपीट में युवक और उसके भाई को काफी चोट आई है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन आप देखिए किस तरह से बीच सड़क के जूतों पे जार हो रही है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है हमेशा की तरह, लेकिन सड़क पर सरेआम बवाल खूब मचा। 9 मौत, 11 साल और फिर आया कोर्ट का फैसला। हैदराबाद की मक्का मस्जिद दास केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और फैसला ये कि आरोपी बनाए गए सभी 5 लोग साल 2007 में हुए इस धमाके की जांच और फैसला आने में 11 साल लग गए, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 2 मिनट में आरोपियों को बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में अदालत ने स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भारत भाई, राजेंद्र चौधरी और लक्ष्मण दास महाराज को बेगुनाह करार दिया है। बताया जा रहा है कि एनआईए के पास इस मामले में असीमानंद के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। यहां तक कि जांच टीम अदालत में वकीलों के सवालों का ठीक से जवाब भी नहीं दे पाई। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये था कि जब इस केस का पूरा ट्रायल हैदराबाद में चल रहा था, मानो आपने इनका पुलिस रिमांड बाहर ले जाने के लिए लिया, तो आपने इनको बॉम्बे लेके गए, क्या इन्वेस्टिगेशन किया? उन्होंने कहा कुछ नहीं किया। आपको कुछ मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। हमने कहा आप इनको अहमदाबाद लेके गए, वहाँ कुछ मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। हमने कहा आप इनको डांग लेके गए, उन्होंने कहा वहाँ भी कुछ नहीं मिला। हमने कहा आप इनको नौसारी लेके गए, उन्होंने कहा वहाँ भी कुछ नहीं मिला। हमने कहा इन सारी जगहों पर फिर आप लेके गए क्यों? उन्होंने कहा हमको वो जगह देखनी थी। तो एनआईए फॉर द सेक ऑफ फन was taking this, CBI was taking this accused for fun. गृह मंत्रालय के तत्कालीन अंडर सेक्रेटरी RBS मणि ने हैदराबाद की मक्का मस्जिद दास केस में असीमानंद को बरी किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दिया है। मणि ने एनआईए की विश्वसनीयता और उस वक्त की यूपीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कोर्ट के इस फैसले की उम्मीद शुरू से ही थी। ये फैसला आने के बाद से, यानी जब कोर्ट ने बरी किया है स्वामी असीमानंद को और दूसरे लोगों को, उसके बाद से आपने कहा था कि आपको उम्मीद थी कि ऐसा ही फैसला आएगा? मुझे तो पहले ही उम्मीद थी कि जब बिकॉज जो निराधार केस बनेगा तो कोर्ट का काम है सच्चाई को ढूंढ निकालना। कोर्ट तो सत्य की साथ निष्ठा रखती है ना। सच के साथ निष्ठा रखने वाली कोर्ट कैसे एक निराधार झूठा चार्जशीट को, आरोप पत्र को पास कर देगी? वो तो दरखास्त करेगी ही करेगी। बिल्कुल इट वॉज डिसमिस्ड। बड़ी बात यह है कि केस का मुख्य आरोपी संदीप वीडांगे और रामचंद्र कलसंगरा अभी भी फरार चल रहे हैं। केस में 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। जांच के दौरान ही आरोपी सुनील जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं 54 गवाह अपने बयान से ही मुकर गए, जिसमें मालेगांव धमाकों में आरोपी कर्नल पुरोहित भी शामिल थे। पूरी सुनवाई में 226 गवाहों से पूछताछ हुई और 411 कागजात पेश किए गए। जाहिर है 11 साल तक चले इस केस में कई अहम मोड़ आए, इसलिए अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मक्का मस्जिद दास में मारे गए 9 बेकसूरों का गुनहगार आखिर कौन है? अगर सभी आरोपी बेकसूर हैं तो असल मुजरिम कौन है? क्या एनआईए दस्तावेज जुटाने में नाकाम रही? आखिर कैसे एक एक करके गवाह मुकरते रहे और क्यों एनआईए दमदार सबूत पेश नहीं कर पाई? ये जो कुछ हुआ है उसके बारे में सही राय देनी है तो जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। पुलिस ने कैसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था ये देखना पड़ेगा। पुलिस के विटनेसेस ने कोर्ट के अंदर कैसा जवाब दिया है ये देखना पड़ेगा। अगर कोई होस्टाइल हो गया है तो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसा हुआ है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद जज ने किस आधार पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया है और नहीं किया है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद ही बोल सकते हैं। हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से और उनकी पार्टी जो इक़्तिदार पर है, क्या वो अपनी
कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? क्या वो इन मरने वालों के खिलाफ, जो दहशतगर्दी के हमले मरे गए, उनके खिलाफ इंसाफ करेंगे? नहीं करेंगे। ये इनकी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तूरी जिम्मेदारी है। संविधान इन पर जिम्मेदारी आयद करता कि वो इन मरने वालों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ें। इसको 2007 से 2018 तक सीबीआई ने जांच की, उसके बाद एनआईए को हैंडओवर किया 2011 में। उस समय पूरा सबूत था, लोग उसमें गिरफ्तार हुए, और कौन लोग गिरफ्तार हुए? जो संघ परिवार की विचारधारा से प्रेरित है, वो सब संघ परिवार की सदस्य थे। तो आज वही एनआईए जिन्होंने इतने मजबूती के साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस पेश किए, आज वो एकदम फेल हो गए। अगर विपक्ष के पास सवालों का अंबार है तो बीजेपी भी हमलावर है। सवाल वो भी पूछ रही है और आतंकवाद पर मजहब का रंग चढ़ाने का इल्जाम लगाते हुए अब कांग्रेस से माफी की मांग कर रही है। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, चंद दिनों पहले जब 2G केस का जजमेंट आया था, उस समय तो आप कह रहे थे कोर्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और आज जब कोई जजमेंट आया है तो कोर्ट गलत है, ठीक तरह से पैरवी नहीं हुई। ये दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं? मापदंड तो एक ही होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि राहुल जी, क्या आज 12 बजे एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट will the Congress President Mr. Rahul Gandhi come out with a lighted lamp? कठुआ कांड पर इस बीच सियासत गरमाने लगी है। 8 साल की मासूम को इंसाफ की आवाज देश भर में सुनाई दे रही है। केस को चंडीगढ़ कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की सरकार से 27 अप्रैल तक जवाब मांगा है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल कुछ तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। तस्वीरें इस्तांबुल एयरपोर्ट की बताई जा रही हैं, जहां कुछ लोग अपनी टी शर्ट पर पीड़ित के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो महिलाओं को हिंदुस्तान में महफूज न होने का तंज भी कसा जा रहा है। ये तस्वीर हमें शर्मसार करने वाली है। क्या छवि बन रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान की, ये सोचकर भी सर शर्म से झुक रहा है। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में मीडिया हाउसेस ने कठुआ की इस घटना को कैरी किया है अपने न्यूज पोर्टल्स पर। देश में आजकल आरक्षण को लेकर बयानों की भरमार है। कोई इसका घोर समर्थक है तो कोई घोर विरोधी। लेकिन अहम बात यह है कि सत्ता में बैठे लोग दलितों और पिछड़ों के बारे में आखिर सोच क्या रखते हैं। शिवराज के मंत्री गोपाल भार्गव आरक्षण पर अपने बयान से फंस गए। गोपाल भार्गव के बयान पर विवाद तेज होने लगा तो उन्होंने तुरंत सफाई भी दे दी। उनके बयान का मतलब आप खुद लगाइए, हम आपको उनका बयान और सफाई दोनों सुनवाते हैं, जो मंत्री जी की सोच साफ करता है। जब देश आजाद हुआ था तो देश में 1/4 सांसद हमारी समाज के हुआ करते थे। भारत में 1/4 विधायक हमारी समाज के हुआ करते थे। 1/4 कर्मचारी अधिकारी हमारी समाज के हुआ करते थे। इसलिए थे क्योंकि उस समय अनीति का काम नहीं था कि यदि योग्यता को दरकिनार करके अयोग्य लोगों के लिए चयन किया जाएगा, यदि 90% वाले को बैठा दिया जाएगा और 40% वाले की नियुक्ति दी जाएगी। तो संविधान के अनुसार जो प्रावधान है, जो संविधान में वही रहेगा, इसके अलावा उसके कोई अनर्थ नहीं लगाया जाए। विप्र समाज का सम्मेलन था, विप्रों की समस्या थी, उसके बारे में चर्चा हुई। जब ब्राह्मणों का सम्मेलन होगा तो भाई बहनों कुरान की बात नहीं करूँगा, उसी के अनुरूप बात करूँगा। और जब अल्पसंख्यकों की बात होगी तो वहाँ गीता वाचन नहीं करूँगा। नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि संविधान में कुछ है। मैंने आरक्षण की भी बात नहीं की। आप निकालो यदि कहीं उसमें एक शब्द आरक्षण का आया हो, एक शब्द संविधान का आया, मैंने प्रतिभा की बात की थी। 2 करोड़ लोग विदेश जा चुके। तो मंत्री जी साफ गोई के साथ बता रहे हैं कि नेता रंग बदलने में किस तरह से माहिर होते हैं कि जहां अल्पसंख्यक होंगे, जहां पिछड़ा समुदाय होगा वहां उनके मुताबिक बात करेंगे, और जहां पे स्वर्ण समुदाय होगा वहां उनके मन मुताबिक बात करेंगे। बहरहाल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां एनकाउंटर कर गुंडागर्दी खत्म करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन फर्जी एनकाउंटर पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल झांसी के एक ऑडियो के जरिए, जिसमें दावा है कि बंगरा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख लेखराज यादव और उनके बेटों का एनकाउंटर न करने के लिए पुलिस मोटी रकम मांग रही है। तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में एक और ऑडियो बवाल बढ़ा रहा है।
इसमें दावा है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय दुबे एनकाउंटर में देरी के लिए इंस्पेक्टर सुनीत कुमार सिंह को बाकायदा डांट लगा रहे हैं। हालांकि ऑडियो की पुष्टि कब तक नहीं हुई है, लेकिन बातचीत कैसे ये पूरे एनकाउंटर को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। और यूपी सरकार को भी देखिए जरा। प्रणाम। सुनीत जी क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। बस जा रहे रानीपुर की तरफ ही हैं। नहीं, ये तब तक आप लोग जाओगे जब तक वो अरेस्ट स्टे न ले ले। नहीं मतलब तब तक पुलिस उसको ढील देगी जब तक वो स्टे न ले ले। अरे नहीं, आज हो जाएगा काम हर हालत में। आज हो जाएगा। हम उसको क्या माने सुनीत जी, ये बताओ कि मैं कौन सा फोन कर रहा हूँ और इतना ताकतवर है वो कि उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पा रही। अरे नहीं भाई, कोई बात नहीं है। क्या समझे हम इसको? लगे उसी में, अभी रानीपुर की तरफ ही है इस वक्त। मैं कुछ नहीं जानता सुनीत जी, आज की डेट में मुझे गिरफ्तारी चाहिए। अगर आज की डेट में गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं कसम ईश्वर की खा रहा हूँ, कसम ईश्वर की खा रहा हूँ, मैं कप्तान के यहाँ जाके धरने पर बैठ जाऊंगा। जी जी जी, नहीं आज हो जाएगा। मैं कप्तान साहब के यहाँ मैं कसम खा के जा रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना। आज नाटक हो जाएगा बहुत तगड़ा। जी जी जी, वैसे फिर मुझसे मत कहना कि भैया ये आपने क्या किया। जी जी, इतना मैंने आपको बता दिया, आगाह कर दिया है। जी जी, आज की डेट में हो जाएगा। आपको 7 बजे मैं धरने पे बैठा मिलूंगा आपके खिलाफ। इस ऑडियो की पुष्टि नहीं है, लेकिन इस पूरी बातचीत ने एनकाउंटर व्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं योगी सरकार के। बहरहाल अब तक आपने आतंकियों को अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते देखा होगा, लेकिन राजस्थान के बहरोड में बदमाश इतने बेखौफ हो गए कि अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। जरा आप भी देखिए कैसे हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं ये बदमाश। पता जा रहा है कि बहरोड में बदमाशों ने कई गैंग बना लिए हैं जो वसूली, धमकी और फिरौती से लेकर मर्डर तक की वारदातों को अंजाम देते हैं और अपनी धौंस दिखाने के लिए ये वीडियो पोस्ट करके पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से इन अपराधियों तक पहुंचने में जुट चुकी है, लेकिन सवाल ये कि कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा है कि इन्हें अपने चेहरे पहचान जाने का भी डर नहीं है। अब राज जगत की कुछ और खबरें प्राइम व्यू में। राजस्थान के बाड़मेर में पेड़ से लटके मिले एक ही घर की 3 लड़कियों के शव। पुलिस के मुताबिक लड़कियों ने खुदकुशी की, घर वालों ने जताई हत्या की आशंका। राजस्थान के ही जोधपुर में डॉक्टरों और मरीज के घर वालों के बीच मारपीट। मरीज समेत 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मरीज के घर वालों ने डॉक्टर पर नशे में होने का आरोप लगाया। यूपी के कौशाम्बी में दहेज के लिए हैवानियत सामने आई। शख्स पर पत्नी समेत 2 बच्चों को जिंदा जलाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। यमुना एक्सप्रेसवे पर गैंगरेप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। लिफ्ट देने के बहाने मथुरा ले जाते वक्त गैंगरेप की वारदात हुई थी। पुलिस करेगी मामले की जांच। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मासूम से दुष्कर्म की कोशिश। बच्ची के शोर मचाने पर भागा आरोपी। आरोपी बच्ची के पिता का किराएदार। मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने बदमाशों के कब्जे से 1 दर्जन से ज्यादा हथियार और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। और अब बात हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क चीन की करते हैं। दोनों ही पड़ोसी अगर कहें, चीन और पाकिस्तान साजिश रचने से बाज नहीं आते। सरहद पर किस तरह हैरान लगातार ड्रैगन का खतरा बढ़ रहा है, ये आईटीबीपी की एक रिपोर्ट से साफ हो जाता है। बताया जा रहा है कि चीन की सीमा पर सरहद की निगरानी में जुटी आईटीबीपी ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें ड्रैगन के नापाक इरादों की पोल खुल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि पिछले 30 दिनों में कुल 35 बार, जी हां 30 दिनों में 35 बार भारतीय सरजमीन में घुसपैठ को अंजाम दिया है। आईटीबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इसी महीने उत्तरी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में सुबह 7 बजे गाड़ी के जरिए 14 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। हालांकि आईटीबीपी के सामने आने के बाद चीनी सैनिक वापस लौट गए। इतना ही नहीं, चीन की पीएलए ने लद्दाख के ट्रिग हाइट में ताबड़तोड़ घुसपैठ की। अकेले मार्च के महीने में ही चीनी सैनिकों ने 18 मार्च, 21 मार्च, 24 मार्च, 30 मार्च और 2 बार भारतीय सीमा में 8 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ की। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने 28 मार्च को लद्दाख के डेस्पांग इलाके में 19 किलोमीटर अंदर तक भारतीय सीमा के अंदर तक दाखिल होने की हिमाकत की और उसके बाद वापस चले गए। आईटीबीपी ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें लद्दाख के डेप्सांग एरिया में चीनी घुसपैठ का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। आईटीबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने 21 मार्च को चीनी सेना के 4 हेलीकॉप्टर लद्दाख के ट्रिग हाइट और डेस्पांग इलाके में देखे गए, जो भारतीय सीमा में 17 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गए थे, यानी एयर स्पेस वायलेशन था। 27 मार्च को एक बार फिर से चीनी सेना के 2 हेलीकॉप्टर लद्दाख में देखे गए, जहां पर वो
ठाकुंग पोस्ट से भारतीय सीमा में करीब 4.5 किलोमीटर तक हवाई सीमा में दाखिल हुए। तो चीन अपनी साजिश रच रहा है, किस तरह से एक अंदाजा लेता है, टोह लेता है भारत के सब्र की, वो एक तरह से तय कर रहा है कि आखिर भारत की सहनशीलता कितनी है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की हरकतें भी लगातार नापाक होती जा रही हैं। सरहद पर पाकिस्तान एक बार फिर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने LOC पर अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। खबरों की माने तो सूत्रों के हिसाब से सीजफायर का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान ने 210 से ज्यादा ट्रूप्स की संख्या LOC पर बढ़ा दी है। तो वहीं 14 नए आर्मी पोस्ट भी बना दिए हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान फायरिंग करने की नई कोशिश तलाश रहा है। बताया जा रहा है कि सर्दियों में पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ करवाने में नाकाम रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से वो सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ाकर आतंकियों को घाटी में दाखिल करवाना चाहता है। चलिए इन सब खबरों के बीच आपको एक खुशनुमा खबर दिखाते हैं। आपको महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा का खास अंदाज दिखाते हैं। जब धोनी मोहाली के मैदान में बैटिंग में धमाल मचा रहे थे तो उनकी लाडली पापा से मिलने की कैसे जिद कर रही थी। अब करना कैसे करना है? कैसे दिखाओ? आप लोगों ने जाओ ना। मैं जाऊंगा, कैसे हाथ करें? अभी जाऊं बेटा, जिंदगी भर की। धोनी की बेटी अभी अपने पापा को हक करने की जिद कर रही है और कह रही है अभी मेरे पापा को लेकर आओ। अच्छा पापा इधर आओ। पापा किसमें? वो आ गए पापा। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अरे बाप रे बाप। बता रही है कि मेरे पापा वहां बैठे, उनको लेकर आओ। तेरी बैटिंग के टाइम पे क्यों? हालांकि इस बच्चे को क्या मालूम कि वो एक इम्पोर्टेंट मैच खेल रहे हैं। मैं ना कैसे जाऊं? आपने ये पीना। हाँ इसीलिए। और अब बात सेल्फी के क्रेज और जानलेवा सेल्फी की। लोग सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डाल देते हैं। जान पर सनक भारी पड़ने की कई खबरें हमने देखी हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भी सेल्फी के सनक की खबर आई है। यहाँ भागीरथी नदी के टापू में सेल्फी लेने के लिए 3 युवक जलस्तर बढ़ने से फंस गए। पुलिस के मुताबिक तीनों युवक मेला देखने आए थे और सेल्फी के लिए बीच टापू में जा पहुंचे, लेकिन पानी बढ़ा तो जान सांसत में फंस गई। नदी में युवकों के फंसे होने की खबर मिलने पर रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी के सहारे धीरे धीरे युवकों को नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ये सेल्फी की सनक भारी भी पड़ सकती थी। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब अमरनाथ गुफा में कोई भी श्रद्धालु हिम शिवलिंग के सामने खड़ा होकर जयकारा लगा सकता है। पिछले साल NGT ने अमरनाथ को साइलेंस जोन घोषित करने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से वहां जयकारे लगाना, घंटा बजाना रोक दिया गया था। NGT का कहना था कि इससे हिम शिवलिंग पर असर पड़ता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने NGT के फैसले को रद्द कर दिया है। तो भोले बाबा की जय मस्ती से बोलिए। दुनिया में क्या कुछ हलचल है, फटाफट अंदाज में वर्ल्ड व्यू। सीरिया मसले पर अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती तल्खियों के बीच UN में अमेरिकी राजदूत निकी हेली का बयान। अगर सीरिया रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका फिर करेगा जवाबी कार्रवाई। ब्रिटेन में वाइल्ड लाइफ पार्क में पोलर बियर की मस्ती। स्कॉटलैंड के पोलर बियर क्लब में मां के साथ अटखेलियां कर रहा है 3 महीने का नन्हा पोलर बियर। ब्रिटेन में पिछले 25 सालों में पहली बार हुआ है पोलर बियर का जन्म। अमेरिका के डेस प्लेनिस में रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। गलत साइड से आ रही बेकाबू कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी। चीन के शेन्यांग में जाइंट पांडा की मस्ती। जूलॉजिकल गार्डन में पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में फिसल रहे हैं चारों पांडा। जाइंट पांडा को देखने के लिए जूलॉजिकल गार्डन में सैलानियों का जमावड़ा। अमेरिका के फ्लोरिडा में 5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किए गए। कैप कैनेवरल स्पेस सेंटर से रॉकेट लॉन्चिंग के नजारों को हजारों सैलानियों ने कैमरे में कैद किया। जम्मू कश्मीर के एक बच्चे ने चमत्कारी पेन के आविष्कार का दावा किया है। बांदीपुरा के रहने वाले 9 साल के मुजफ्फर अहमद खान ने एक ऐसा पेन बनाया है जो न सिर्फ लिखता है बल्कि आपके शब्दों की गिनती भी कर सकता है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नवाचार और इनोवेशन फेस्टिवल में इस पेन का प्रदर्शन किया गया। इस पेन में एक LCD डिस्प्ले भी लगा हुआ है। जैसे ही आप पेन से लिखेंगे सारे शब्द मॉनिटर पर दिखने लगते हैं और मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकता है ये पेन। और रुपहले पर्दे पर बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ हलचल है, इससे भी आपको अप टू डेट करते हैं सिनेमा व्यू। अर्शी खान ने हाल ही में सोशल साइट पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में अर्शी खान और सपना चौधरी नुसरत फतेह अली खान के गाए सॉन्ग मेरे रश के कमर पर जमकर थिरकती हुई नजर आ रही हैं।
डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सलमान खान बैकफ्लिप मारते नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर अली ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये वीडियो आधी रात 2 बजे का है और सुल्तान फिल्म के वक्त का है। बिग बॉस सीजन 12 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शो के मेकर्स फैंस के लिए एक नया ट्विस्ट भी लेकर आ रहे हैं। बिग बॉस के 12वें सीजन के लिए ऑडिशन की भी शुरुआत कर दी गई है। इसकी जानकारी चैनल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। नागिन के रुद्रयानी किंशुक महाजन ने अपने जुड़वा बच्चों साहिर और साइशा का मुंडन अपने ही हाथों से किया। उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर मुंडन का वीडियो भी शेयर किया।